सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के सभी सखियों, श्रोताओं और प्यारी बुआ को नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो नेहा, खुश रहो। और हमारे सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का नमस्कार। और यथा योग्य जो जिस उम्र का है अपने हिसाब से ले ले, जिसको आशीर्वाद चाहिए वो आशीर्वाद ले ले, जिसको स्नेह है, जिसको जो चाहिए ले लो। हमें और आपकी तरफ से प्यार ये इनकी फरमाइश शुरू हो गई। श्रोताओं, देख लिया आपने, जरा सा मौका दीजिए। और ये नेहा बिटिया जो है ना, बस हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमको प्रोग्राम के बाद आम चाहिए। नहीं नहीं, हम कितना इंतजार करते हैं पूरे टाइम की। जब प्यारी बुआ आएंगी तो हम ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, वो मांगेंगे। हमें मिलता कुछ नहीं है। मिलता है, कभी कभी मिल जाता है। पर आप पूरे 1 घंटे हमें तरसाती हैं, वहाँ आम रख देती हैं, फिर हम उसे देखते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये तो वर्ड फेमस है ना मोहल्ले भर में कि मिल तो जाता है, जो इंतजार के बाद मिलता है उसका जो है ना मजा अलग होता है, उसकी मिठास अलग होती है ना। बिल्कुल। और खुशबू भी अलग होती है कभी कभी, अगर वो पका हुआ आम हो तो। खैर, आज तो हम आम की बातें नहीं करने वाले हैं। आज हम बातें करने वाले, देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है आज। हाँ, तभी तुम इतना चहक रही हो। कुछ गिफ्ट हमें दीजिएगा बाद में। तो तुम क्या समझ रही हो? ये हमारे लिए भी तो दिवस है जी। वो आपके लिए दिवस है, आप चिर युवा हैं। हाँ। और आपका दिवस ये बनता रहेगा। और किसी दिन आप हमें प्यारी बुआ बोलकर बुलाएंगे। उस दिन भी हम ये दिवस मनाएंगे। बिटिया, वो दिन तो ना आने वाला भाई। ये तो वर्ड फेमस है मोहल्ले भर में कि जो बड़ा है वो बड़ा है। और जो बुआ है वो बुआ है, जो भतीजी है वो भतीजी है, जो बहू रानी है वो बहू रानी है। तो भाई सब लोगों का अपना अपना पद है। लेकिन फिलहाल हमारा सबको बहू रानी और सबको आप याद करती हैं। जब भी मैं सामने बैठती हूँ आपके, आप उन सबको याद करती है। मुझे तो एकदम फोमो फीलिंग आने लगती है। हाँ, ये क्या बोली, एक बार फिर से बोलो। फोमो मुझे फोमो फीलिंग आने लगती है। क्या ज्यादा मोटी हो रही? फोमो का मतलब? नहीं बिल्कुल। फोमो का मतलब क्या है ये हम बताएंगे। FOMO जी। अच्छा, इसका कुछ पूरा नाम भी है क्या? इसका पूरा नाम भी है। अभी बता देंगे, बाद में बताएं। अच्छा, नहीं बाद में बताना। लेकिन फिलहाल तो ये बताओ कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे कुछ बतियाओगी कि नहीं? बतियाएंगे, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर बतियाएंगे और जगन्नाथपुरी ओडिशा चलेंगे घूमने। क्या बात है। और आज हम मृदंग बजाने वाली हमारी बहन सुमति राम मोहन राव के बारे में भी बता दें। बिल्कुल, उनके बारे में भी बातें करेंगे हम। और आप अब आई हैं तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे आनंद आने वाला है, बहुत सारा बात हम करेंगे और गीत जो है वो नेहा सुनाएंगी। चलो, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल तो मृदंग की जो धुन हम सुनते हैं वैसे ही। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं ना बुआ की महिलाएं जब ठान लेती तो हर जगह अपना कदम जमा सकती हैं। देखिए, युवा दिवस है तो थोड़े ऐसे मन में ऐसे जोश आ गया हमारे। तो लेकिन ये बात भी है कि परिवार का अगर साथ मिलता है तो और भी आगे बढ़ जाती हैं। ये तो सही है। और फिर तो जो सपने देखो सब पूरे हो जाते हैं। जैसे लगता है पंख लग गया है, बस उड़ने लगता है। हमारी सब बहनों का भी वही हाल है। नहीं तो क्या होता है कि बस हम परिवार के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। और ऐसा ही हुआ मृदंग वादिका सुमति राम मोहन राव के जीवन में भी। और उन्हें 2021 में नवाजा गया भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से। सुमति राम मोहन राव भारत की पहली महिला मृदंग वादकों में से एक है। और लय विन्यास इनका बड़ा खूब है। तो ये इसकी कलाकार हैं, सिद्धार्थ हैं इसमें। बिल्कुल। 16 अक्टूबर 1950 को आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के एलुरु में इनका जन्म हुआ था। निदुमोलू सुमति दंडमुडी सुमति के नाम से इन्हें जाना जाता है। और निदुमोलू राघवाय और निदुमोलू वेंकट रत्नम्मा की बेटी रही सुमति जी। वो 6 साल की उम्र की थी तभी से वो पिता के साथ मृदंग का अभ्यास करने लगी। लो, क्या बात है ना। अब जब पिता खुद मृदंग विद्वान थे तो सुमति की इस ओर रुचि उन्होंने जब देखी तो छोटी सी उम्र में अलग अलग कार्यक्रमों में अपने साथ ले जाने लगे। बस 10 साल की उम्र में ही, नेहा सुन लो तुम, 10 साल की जब वो थी तो पहला मंच प्रदर्शन कर दिया उन्होंने। बताइए, 10 साल की उम्र में तो हमने बहुत सारे, हम तो पड़ोसियों के सामने कुछ बात ही नहीं करते थे। शांत रहते थे। स्कूल जाने से घबराते थे। और सुमति राम मोहन राव जो है, उन्होंने खुद बताया कि उनकी माँ उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। क्या बात। 14 बच्चों का परिवार था तो आर्थिक स्थिति थोड़ी खास नहीं थी। और ऐसे में उनकी जो रुचि थी उसको आगे बढ़ाना बड़ी बात थी।
मुश्किल। जी बिल्कुल। और उनके पिता प्रसिद्ध मृदंग वादक दंडमुनि राम मोहन राव के जो उनका मृदंग वादन था उसके बड़े प्रशंसक थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी सुमति उनकी शिष्या बन जाए। 10 अच्छा। साल की उम्र में जब सुमति जी ने पहली बार दंडमुनि को देखा तो वहाँ वो प्रसिद्ध गायक मंगलम पल्ली के साथ बाकी वाद्यों के साथ साथ वो मृदंग बजा रहे थे। अच्छा, मतलब वो समूह में थे। लेकिन सुमति जी का कहना है कि उनके लिए वो कार्यक्रम कुछ ऐसा था कि उन्हें बस बस मृदंग ही सुनाई दे रहा था और उससे वो बहुत प्रभावित थी। बाद में जो उनके पिता उन्हें राम मोहन राव के पास ले गए ताकि वो उनकी शिष्या बन सकें, लेकिन अभी इतना आसान नहीं था उनकी शिष्या बनना। हाँ, उन्होंने सुमति के पिता को ये कहा कि वो सुमति को प्रारंभिक शिक्षा दिलवाकर तब लाएं, है ना। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो करने के बाद 1964 में जब वो वापस आई तो 14 वर्ष की बालिका थी और दंडमुनि राम मोहन राव ने उन्हें तभी भी इसी तरह से शिष्या नहीं बना लिया। उन्होंने कहा एक प्रस्तुति दीजिए और जब उन्होंने प्रस्तुति दी तो उन्होंने कहा दंडमुनि राम मोहन राव ने उन्हें कहा कि ये बहुत अपना नाम करेंगी एक दिन जरूर। उन्हें इतना अच्छा लगा उनकी जो वाद्य के प्रति जो प्रेम था और उसे सुनकर। जी, तो उनके प्रदर्शन से वो इतने प्रभावित हो कि उन्होंने वहीं पर मतलब भविष्यवाणी कर दी कि ये एक दिन नाम जरूर करेंगी। अब शिष्या बनाने की बात तो वहीं रह गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि सुमति पूरी तरह संगीत शिक्षा के लिए समर्पित रहेंगी तभी उन्हें शिष्या वो बनाएंगे। और फिर तो इसके जरिए पिता के क्या हुआ कि अब पूरी तरह समर्पित होने का मतलब नेहा समझ लो कि मतलब बाकी कुछ काम नहीं करना था। और उससे पहले सुमति जी जो हैं अपने घर में आर्थिक मदद कर रही थी, थोड़ा सहयोग दे रही थी, लेकिन जब वो पूरी तरह समर्पित हो गई तो जाहिर है कि घर में जो आर्थिक दिक्कतें थी वो शुरू हुई। लेकिन फिर भी इस परिवार का जो संगीत कला के प्रति जो प्रेम था वो आगे आया और एक बेहतरीन गुरु से संगीत की शिक्षा मिलने का महत्व वो समझते थे, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये पूरी तरह संगीत के लिए ही समर्पित रहेंगी। बिल्कुल। और सुमति राम मोहन राव खुद बताती हैं कि उनका घर गुरु के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। इस दौरान वो इस तरह से मृदंग में रम गई थी कि अक्सर वो जब अभ्यास करके लौटती थी तब तक आधी रात हो जाती थी। तो आधी रात को अपने घर की ओर पैदल जाती थी और उसके बारे में सोचती हुई। तो इस तरह से वो इस शिक्षा में उन्होंने कहा कि वो मृदंग को बहुत अच्छी तरह से जान रही थी और उन्हें अपने इस वाद्य से अलग ही एक लगाव हो गया था। क्या बात और जो है। ये प्रेम पनपा था इसके लिए वो अपने गुरु को पूरा धन्यवाद देती हैं। जी, मतलब वही कारण थे जिस तरह से उन्होंने सिखाया। तो क्या होता है ना कि जब आप किसी को बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, समझते हैं, अपने विषय के रूप में भी देखा होगा कि वो विषय बहुत अच्छा लगता है जिसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है ना, प्यार हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ इनको और इसके लिए आप जब अपने गुरु को देती हैं धन्यवाद, फिर कुछ ऐसा हुआ धीरे धीरे कि उनका विवाह जो है अपने गुरु के साथ ही हुआ और इसे भी वो अपना सौभाग्य मानती हैं और उन्हें ऐसे व्यक्ति जीवन साथी के रूप में मिले। और सुमति का कहना है कि अगर ऐसा न होता तो शायद उन्हें अपना मृदंग जो है ये वादन त्यागना पड़ सकता था। बिल्कुल, क्योंकि एक साथ और कोई और होते तो वो शायद इस तरह से समझ नहीं पाते इस वजह से। और एक साथ उन्होंने कई कार्यक्रम भी किए और वो साथ में जब रहते थे तो एक अलग ही उनकी एक अलग ही आभा होती थी जैसा। हाँ बिल्कुल, जाहिर है कि ऐसा होता है ना जब गुरु आपके साथ में हो, आपको लगता है कि किसी का वरद हस्त है तो आपकी जो प्रतिभा है और निखर कर आती है ना। बिल्कुल। और एक मृदंग का भी कार्यक्रम उनका हुआ करता था, अकेला मृदंग का वो प्रस्तुति किया करते थे। जो सुमति जी थी वो लय और विन्यास में महारथी हैं। दाएं और बाएं ओर से एक मधुर संगीत संगम बनाते हुए लय और श्रुति का अनोखा सामंजस्य बनाती हैं वो। और 25 सालों तक मृदंग की कई प्रस्तुतियां उन्होंने दी और कई तरह के कलाकारों का साथ दिया और जगह जगह कार्यक्रमों में शामिल भी हुई। और आकाशवाणी की आप टॉप ग्रेड की कलाकार रह चुकी हैं और उनके पति राम मोहन राव और दोनों ही ऐसे पहले मृदंग वादक रहे जिन्हें ये ग्रेड मिला, ये श्रेणी मिली। उच्च श्रेणी जो होती है उच्चतम होती है। साथ ही एक युगल के तौर पर भी वो ये ग्रेड पाने वाले पहले कलाकार थे और उन्होंने बेहतरीन लय विन्यास कार्यक्रम भी बहुत सारे पेश किए। सन 2000 में मृदंग को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने लय वेदिका नामक एक संगठन की स्थापना की जहां मृदंग की शिक्षा दी जाती है और पास होने वाले को लय प्रवीण की उपाधि दी जाती है। और 2015 में उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया था जिसका नाम उन्होंने रखा शत मृदंग वाद्य निवाली। इसमें 100 मृदंग वादकों को एक साथ उन्होंने प्रस्तुति में शामिल किया और इसका जिक्र तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। इस जो इनका ये मृदंग के प्रति जो इनका लगाव है, जो इनका योगदान है, उसको देखकर ही उन्हें 2021 में पद्मश्री मिला।
लेकिन इससे पहले भी कई पुरस्कार उन्हें मिले हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि भाई बड़ा विलक्षण कार्य किया है ना इन्होंने, 100 वादकों को लेकर करना। और पुरस्कारों की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अब तक मृदंग के क्षेत्र में सिर्फ सुमति जी को ही मिला है, और 2015 में आंध्र सरकार द्वारा उगादी पुरस्कार मिला। मद्रास संगीत अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ मृदंग वादक का पुरस्कार 2 बार आपको मिला, और इसके अलावा मृदंग शिरोमणि, मृदंग महारानी, नाद भागीरथ, मृदंगालय विद्यासागर और कई मृदंग विन्यास कला भारती, इस तरीके कई उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वो संगीत के क्षेत्र में इन दिनों भी काम कर रही हैं जी। उनके पति के देहावसान के बाद से वो उनके संगीत विद्यालय को संभालती हैं, यानी वो जिस विद्यालय में एक शिष्या के रूप में आई थी वहां उन्होंने एक शिक्षिका के तौर पर काम किया, और अब प्रिंसिपल बनकर भी वो क्या बात है। पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि महामारी के दौर में लोग संगीत से ज्यादा जुड़ रहे हैं, और जाहिर है ये सबने महसूस भी किया है, और संगीत के प्रति उनका लगाव इतना है कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का नाम लय रखा है और उसे भी मृदंग की शिक्षा दे रही हैं। वाह क्या बात है। खोई खोई आँख है, रुकी पलक है, जहाँ जहाँ देखेगा तू वही झलक है, खोई खोई। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। यहाँ दो रूप हैं हर एक के, यहाँ नजरें उठा नजरा देख के, जब उसकी मोहब्बत में गुम है तू वही सूरत नजर आएगी चार सू, कौन क्या है मन के सिवा ये कोई क्या जाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। तेरे नैना तेरे नैना। जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात। काली अलका के बादल में बिजलियां गोरी बाहों में चाहत की अंगड़ाइयां, जो अदा है इशारा है प्यार का ओ दीवाने तुझे चाहिए और क्या, पर रुक जा मन की सदा भी सुन दीवाने,
करे जिसे वो है, तुझे मैं कहीं दीवाने तेरे नैना। तो तलाश फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया प्यारी बुआ जी। मतलब फिर आम चाहिए। वैसे हाँ, हमारे भी श्रोता ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है क्या? कि अब तक नेहा कितने आम खा चुकी हैं। तो पता चल जा रही है बातें, यानी खुशबू भी जा रही है यानी गाने के साथ साथ। दोस्तों ये तो वर्ल्ड फेमस है ना पूरे मोहल्ले में कि ये नेहा तो नहीं बताने वाली। अब आप लोग गिनते रहिए, बताइए कितने हो चुके होंगे। ये रहस्य है, कई रहस्य होते हैं ऐसे जिनके बारे में पता ना चले तब तक ही उसकी मिठास बनी रहती है। अब पता चल जाएगा तो हमें गिन के फिर हमें बांटना पड़ेगा बाद में फिर सबके साथ। ये बात बहुत सही से है। लोगों को पता चल जाएगा ना तब कि तो प्यारी हम- बुआ ने कितने आम खिलाए। तब तो हमने गिन लिया है और अब हम जल्दी ही बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल चलो ऐसा करते हैं कि ये जो फोमो से तो नहीं कुछ जुड़ा हुआ है। फोमो से जुड़ा हुआ नहीं है। अब फोमो दूसरों को हो सकता है अगर मैं आम के बारे में बता दूं तो। अच्छा तो उन्हें चलो पता ऐसा चल जाएगा। करते हैं, चलो चलते हैं उड़ीसा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है ना जहाँ पर सब लोग जाना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं ना। बिल्कुल। और लेकिन ओडिशा में अगर आप सोचिए जगन्नाथपुरी अगर आप जाते हैं मंदिर वो है, और उस मंदिर से जुड़ी इतनी सारी बातें हैं। अगर आप वहाँ एक जगह जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक दिन तो वहाँ बिता कर ही आए। बिता कर आए। तो फिलहाल हम भी इसी मंदिर की ही बात करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत का नाथ, और जगत के नाथ श्री कृष्ण का ये मंदिर बहुत अद्भुत है बहुत सारे मायनों में। अगर धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म की तो 4 धाम माने गए हैं, उसमें एक जगन्नाथपुरी भी है। और हाल ही में गंग वंश के अन्वेषित ताम्रपत्र मिले हैं जिसमें पता चला कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोल गंग देव ने शुरू किया था। जी बिल्कुल। और मंदिर के कुछ भागों का निर्माण हुआ सन 1078 से लेकर 11,048 तक। 1148 1148 जी 1148 तक। और बाद में ओडिशा के शासक अनंग भीम देव ने 1117 में मंदिर को वर्तमान रूप दिया है। कितना समय लगा हम। और इस मंदिर का पूरा क्षेत्र 4 लाख वर्ग फुट का है, कलिंग शैली में बना हुआ है। उसकी बहुत सारी खासियत है, जैसे कि मंदिर के शिखर पर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र मंडित है। जहां से आप उसे देखें तो सीधा नजर आता है, कहीं से भी आप उसे देखें। ऐसा बताया जाता है कि किसी भी दिशा से आप देखें तो सीधा नजर आता है। बिल्कुल। और मंदिर का ध्वज रोजाना बदला जाता है और ये हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहरता है। ये बहुत खास बात है। बिल्कुल, क्योंकि जिधर हवा है उसके दूसरी तरफ फहरता है, तो ये एक अद्भुत चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और मंदिर के जो मुख्य गुंबद है उसकी परछाई दिन में किसी भी समय नजर नहीं आती है जी। और मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ते हुए नजर नहीं आते हैं। हेलीकॉप्टर या जहाज वगैरह जो है, हवाई जहाज वगैरह, वो भी उड़ना उसके ऊपर से मना है। कुछ तो खास होगा। और खासियत की अगर बात करें तो जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार की ये विशेषता है कि जब उसके बाहर हम होते हैं तब तो समुद्र की बहुत तेज आवाज आती है। लहरें जो हैं वो बिल्कुल जैसे समुद्र शोर करता है, वो शोर सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही हम अंदर पहला कदम रखते हैं तो आवाज बिल्कुल शांत हो जाती है और आपको फिर बस मंदिर का वो वातावरण ही दिखाई देता है और वही आवाजें सुनाई देती हैं। और मंदिर का स्वर्ग द्वार एक है जहाँ शव जलाए जाते हैं ताकि मोक्ष प्राप्ति हो। और इस द्वार में जब बाहर होते हैं तो क्योंकि शव जल रहे हैं तो उनकी एक गंध आती है, लेकिन वैसे ही अगर एक कदम आप अंदर रखते हैं तो वो गंध आना बंद हो जाती है। यानी कि अगर हम पूरे मंदिर के परिसर की बात करें तो अपने आप में अद्भुत है। ये तो हो गई सिर्फ गंध या आवाज की बात, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रसोई भी अपने आप में अद्भुत है। इस रसोई को भारत की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है और यहाँ 500 रसोइये और उनके साथ साथ 300 सहायक काम करते हैं। और यहाँ अगर प्रसाद लकड़ी के चूल्हे में एक के ऊपर एक 7 हंडियां रख के बनाया जाता है। और आश्चर्य की बात है कि सबसे ऊपर वाली हंडी का प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर छठवीं, पांचवी, चौथी, ऐसा करके नीचे के क्रम में जो सबसे नीचे आग के ऊपर जो हंडी होती है उसका प्रसाद सबसे आखिर में पकता है। और मंदिर के अंदर साल भर के लिए अनाज का भंडार होता है और मटकी की इन्हीं हांडियों को तोड़कर उसके
साथ ही प्रसाद मिलता है। वहीं आप कभी जाएंगे तो वहाँ उसी मिट्टी के जो पात्र होते हैं उसी के टुकड़े टुकड़े में, आप किसी एक कटोरे जैसे में नहीं मिलेगा, इसी के टुकड़े टुकड़े में, और उसी के दूसरे छोटे टुकड़े से वो लोग खा रहे होते हैं, खिचड़ी या भात या जो भी चीज होती है। और कभी प्रसाद किसी को कम ही नहीं होता, मतलब कितना भी बने, जितने भी श्रद्धालु चले जाएं, ज्यादा हो तो ज्यादा, कम हो तो कम, किसी को भी कभी भी प्रसाद कम ही नहीं पड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि जब मंदिर के द्वार बंद होने का समय आता है तो प्रसाद स्वयं समाप्त भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बच जाए कभी, और कभी भी जैसे तुमने कहा कि किसी को कम नहीं पड़ता है, वैसे ही व्यर्थ भी नहीं होता है, और जितने भी श्रद्धालु आ जाएं सबको मिलता है, सबकी श्रद्धा के ऊपर है। और फिलहाल श्रद्धा की बात, मतलब बात अभी आगे चलेगी, हम लोग कभी आगे चलेगी। और खाने पीने की बात हो गई, प्रसाद की बात होगी, तो बावर्ची फिल्म का गाना सुना देते हैं प्यारी बहन। हाँ, यही हम कहने वाले थे, रुक जा, फिर खाने की बात हुई तो तुम कुछ मांगना मत, बल्कि कुछ दे दो। हाँ, गाना सुना दो। पूर्ण चंद्र तरदरैन उजियारी अति प्यारी निरख जोग जुगति जागन जनहित बजाई बजाई मुरली अखंड मंडल महारास मंडल मद निरत दिसोम दिसोम धिमिक धिमिक तातैया तातै तक 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 दिग दिग बाजत बीन मृदंग टप मुरचंग मुरली मधुर धुनि कर ताल दुंदु भजत गीति क्रांत दादी दिगदा क्रांत दादी दिगदा बनती बट पे यमुना तट पे दादी दिगदा बनती बट पे यमुना तट पे दादी दिगदा बनती बट पे यमुना तट पे काहे कान्हा करत बरजोरी, काहे कान्हा करत बरजोरी, छोड़ो 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 कन्हैया मोरी, काहे कान्हा करत बरजोरी, काहे कान्हा करत बरजोरी। रार मचाए अंडा लगाए, रार मैया धरे गोरी गोरी, काहे कान्हा करत बरजोरी, काहे कान्हा काहे कान्हा काहे कान्हा करत बरजोरी, काहे कान्हा करत बर दादी दिग थईता तत तत दादी दिग थईता दिगदा थईता तत तत दादी थईता दादी दिग थईता दादी दादी दिग शांत दादी दिग थईता तत थई दागी दगी न तो नागे नागे तुम ना गट धाती न ताती नागे नड़ा नड़ा जेता कट जेता कट घेगे दा कट घेगे दा कट घेगे ताती राम
तो इस तरह से प्यारी बुआ जी जब हमने सुना ये सारी चीजें, उड़ीसा में ओडिसी नृत्य भी होता है ना, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ तो सारी चीजें दिख रही हैं एक साथ। हाँ, ये बात तो है। और आज कुछ हम लोग थाप और थाल पर और ताल पर कुछ ज्यादा काम हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और देखो, वैसे भी हमारे हर प्रदेश की जो नृत्य हैं वो बड़े खास हैं, और खास तौर से शास्त्रीय नृत्य भी वैसे ही और उतने ही लोक नृत्य भी हैं। तो भाई हम लोग तो बड़े रईस हैं इस मामले में, है ना। और हम लोग जो बात कर रहे थे कि जगन्नाथ मंदिर की बात, तो ये भी बता दें कि 12 साल में मंदिर की मूर्तियां बदलती हैं, और ऐसे में बड़ी बड़ी खास चीजें इसमें होती हैं, जैसे कि पूरे शहर की जो है वो लाइट बंद कर दी जाती है, और मंदिर के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए जाते हैं, और इसके साथ साथ मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही पुजारी जाते हैं जो मूर्तियां बदलने वाले होते हैं। और उनकी भी आंख में पट्टी बंधी होती है, उनके हाथ में दस्ताने होते हैं जी। मूर्तियां हमेशा बदलती हैं, लेकिन उनके अंदर एक ब्रह्म पदार्थ है, वो नहीं बदलता, उससे पुरानी मूर्ति से नई में बदल दिया जाता है, उस डाल दिया जाता है ब्रह्म पदार्थ। और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म पदार्थ जो है कोई एक जीवित वस्तु ऐसा माना जाता है, और क्योंकि वो जब वो हाथ से लेकर उधर करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो खरगोश की तरह फुदक रहा है, ऐसा लगता है जी, तो वो जान की तरह उन्हें लगती है, यानी कि वो जीवंत है। और वैसे भी मानते हैं कि जगन्नाथ पुरी के जो भगवान है वो जीवंत है, और उनको उसी तरह से नहलाना धुलाना, बीमार पड़ना, घुमाना फिराना सब किया जाता है। और इसी तरह से उद्गम की बात करें तो इसकी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की नीलमणि से बनी एक मूर्ति अगरु के वृक्ष के नीचे मिली, और इस मूर्ति को मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने सपने में देखा था। इसके बाद उन्हें तपस्या के बाद ये पता चला कि पुरी के समुद्र तट में उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, और उससे वो मूर्ति निर्माण करवाएं, और कथा के अनुसार राजा को लकड़ी मिलने के बाद ही उन्हें भगवान विष्णु काष्ठकार के रूप में मिलेंगे, और विश्वकर्मा एक मूर्तिकार के रूप में मिले उन्हें। हाँ, और वो मूर्ति बनाने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन एक शर्त रखी कि 1 महीने तक वो कमरे के अंदर बंद होकर मूर्ति तैयार करेंगे, और राजा 1 महीने तक उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, ना ही कोई भी उस कमरे के अंदर प्रवेश करेगा, झांकेगा भी नहीं। और 1 महीने का जब समय बीत गया और कोई आवाज ही नहीं आ रही थी अंदर से, तो राजा को बहुत उत्सुकता हुई और वो कमरे के अंदर चले गए। बल्कि हाँ, बीता ही तो नहीं था, यही तो गड़बड़ हो गई, पता है। महीना पूरा नहीं हुआ। अच्छा। और उन्हें कोई मूर्तिकार नजर नहीं आया। उस समय तीनों मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के बन गए थे। पैर तो बन गए थे, लेकिन हाथ अधूरे रह गए, और वहीं सुभद्रा की मूर्ति में हाथ और पैर बनना दोनों बाकी था। तो बस मूर्तिकार राजा ने अफसोस किया, बाद में उन्होंने इसे ही देव की इच्छा मानकर वैसे ही मूर्तियां स्थापित की। इसीलिए दोस्तों आपको हाथ नहीं दिखते हैं इन मूर्तियों में। और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भाई बहनों की पूजा होती है। जी। श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में है, बलभद्र यानी बलराम है, और बहन सुभद्रा है, तीनों एक साथ पूजे जाते हैं। और यहाँ बेड़ियों में जकड़े हुए हनुमान जी को भी देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके पीछे बुआ जी ऐसी कथा है जिसके बारे में हमने पता लगाया है कि समुद्र को नगर से प्रवेश में रोकने के लिए हनुमान जी को नियुक्त किया गया था। अच्छा। लेकिन उन्हें लगता था कि बार बार वो, क्योंकि प्रभु के भक्त हैं, तो उन्हें लगता था अंदर जाके उनके दर्शन कर लें, तो वो बार बार अंदर चले जाते थे और समुद्र उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता और तूफान मचा देता था एक तरह से। बिल्कुल। तो आखिरकार जगन्नाथ जी ने स्वयं यहाँ रखवाली के लिए हनुमान जी को बेड़ियों में बांध के खड़े कर दिया, बोले आप यहाँ खड़े रहिए और आप रखवाली कीजिए। जी, यानी कि जो काम सौंपा गया है उसे ठीक से करिए और समुद्र को यहाँ से रोके रखिए। आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा से कुछ समय पहले भगवान की तबीयत खराब होती मानी जाती है, और उस समय प्रसाद में खिचड़ी बनाई जाती है। कहा जाता है कि ठीक होने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा बहन के साथ मौसी के घर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष, भाई बलभद्र का रथ तालध्वज और बहन का रथ दर्पदलन है। और इस रथ को राजा सोने की झाड़ू से बुहारते हैं। रथ यात्रा में कुल 5 किलोमीटर के पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा होती है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। हम भी देखते हैं, टीवी पर दर्शन देते हैं, या बहुत से लोग होंगे जो जाके देख पाए होंगे। जी। और भगवान अपनी मौसी के घर में रहते हैं 8 दिन तक, और इसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उसे कहते हैं बहाड़ा यात्रा। जी, और इसमें भगवान अपने भाई और बहन के साथ वापस लौटते हैं और इसके बाद देव 4 महीने के लिए सो जाते हैं। ये तो सभी जगह की बात है चौमासे में। और यहाँ जाने का सही समय घूमने जाना हो या श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा के लिए, तो पूजन अर्चन के लिए तो अक्टूबर से फरवरी तक आप जा सकते हैं। हवाई, रेल, सड़क मार्ग किसी भी तरह से पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। भुवनेश्वर का जो हवाई अड्डा है वो सबसे पास है, वहां से 60 किलोमीटर की दूरी में पुरी है, और पुरी रेलवे स्टेशन भी है जहाँ कई सीधी रेल आपको मिल जाती है।
सड़क मार्ग से भी पूरी कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जी। जाएं, घूमें फिरें और यहाँ के अनुभव भी आप उठाएं और अब आप एक गीत सुनवाएं। जी।
तो कन्हैया की बातें तो हो गई बुआ जी। हाँ, और अब देखिए युवा दिवस है, आप ऐसे युवाओं को ऐसे आप हमें हमारा हक चाहिए हमें हमारा हक चाहिए, आप युवा दिवस हर पर जोल जुर्म के पीछे क्या, कौन सा नारा है तुम्हारा? ये वाला नारा तो हमें याद नहीं याद है ना, कोई देखिए, बात ऐसे तो नहीं, युवा हैं हम आज संघर्ष के हमारा नारा कि है। हमने संघर्ष नहीं किया, हमने सीधे सीधे दिवस मनाने के लिए हम पहुंच गए। लेकिन अब आप अगर आम खाएंगी तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल। नेहा जी, आप अब सोच समझ कर खाइएगा। बरसात वाले आम सुपाच्य नहीं होता, ऐसा हमारा लोग बोलते हैं। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, हम इसीलिए देख रखे हुए हैं, पढ़ लीजिए आप इसको। वैसे तो ये वर्ड फेमस है कि बारिश के बाद थोड़ा आम आम कम खाना चाहिए, लेकिन तब अच्छा हम पकौड़ियाँ खा लेंगे, आप हम पकौड़ियाँ खिला दीजिएगा। देखिए खाने से हमें मतलब है, चाहे हम आम खाएं, चाहे हम सेब खाएं, चाहे हम कुछ भी चीजें खाने के लिए मिलती रहनी चाहिए। हाँ, तो ये तुम कच्चा वाला खा लो तो ठीक है, ये फल ठीक है, ये पका मतलब पका पका के तलना वलना नहीं ठीक है। ठीक है। और युवा जो है वो वैसे तो कहना चाहिए कि हमारा भविष्य है, वर्तमान भी युवा ही होते हैं। और बहुत सारे हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, ये जो हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं उसकी इस बार कुछ खास थीम है। बिल्कुल, इस बार थीम ही इस तरह की, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ, यानी कि फूड सिस्टम जो हमारे खाद्य जो प्रणाली है उसे सुधारने की बात हो रही है। आपने बिल्कुल सही बात ऐसे कह दी है कि अब हम खाद्य प्रणाली अगर हमें सुधारनी है और हेल्थ किस तरह से हमारी अच्छी हो लोगों के लिए और प्राकृतिक तौर पर, तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर हमें ही ध्यान रखना है तो पकौड़ियाँ हमें त्यागनी होगी और हम उससे इतना बड़ा हम बलिदान करने के लिए तैयार हैं। यही तो हम कह रहे थे। पहले तो तुमने जब अंग्रेजी में पढ़ा तो हमने कहा लो इसमें भी फूड आ गया, नेहा ने अपने मन से तो नहीं कुछ बोला है, लेकिन अब समझ में आया कि भोजन से जुड़ी हुई बात और भोजन के माध्यम से किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में सतर्क रहना जरूरी है। ये कोरोना ने हमें बता दिया। और वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं, स्वस्थ इंडिया की जो बात हो रही है, बराबर स्वस्थ भारत की, वो भी इसीलिए हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हम टहल कर, घूम कर, व्यायाम, योग, इन सब के माध्यम से अपने खाने के हिसाब से स्वस्थ रहें। और ख़ास तौर से ये जैसे बीमारियां हैं, शुगर हो और या हाइपरटेंशन जो होती है, यानी ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, या तनाव जो इन दिनों बहुत आम है, वो सारी चीज़ों से हम मुक्ति पा सकते हैं अगर हम अपने खान पान पर अच्छी तरह से ध्यान दें और हम व्यायाम करते रहें। बस बैठ के से सोशल मीडिया देख देख कर फोमो के शिकार न हो। तो वैसे हम ये बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। उन्होंने युवा दिवस के रूप में इसे नामित किया था ताकि युवा जो है वो अपने बारे में किस तरह से क्या करना चाहते हैं, वो अपनी जो आवाज़ है या अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें किस तरह से निभाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकें। और इस साथ ही अगर जो भी, क्योंकि युवा देश की प्रगति में बहुत सहायक होते हैं, तो उनको उनकी जो परेशानियां उन्हें समझने के लिए एक कोई ना कोई मंत्री होते हैं जो इस बारे में अपनी निर्णय रखते हैं या कुछ नई योजनाएं बनाई जाएं, कुछ उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, देश के विकास से जोड़ा जाए और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो या कुछ और भविष्य से संबंधित हो, इन सारी चीज़ों पर गहन अध्ययन किया जाए और उनको वो माहौल दिया जाए ताकि हम उनकी सारी ऊर्जा का, असीम ऊर्जा का भंडार है हमारे युवा, तो उनका हम सही उपयोग कर सकें। और वो दिन है जिसमें उन्हें समझने का दिन है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि युवा मन क्या चाहता है और हर बदलती हुई परिस्थिति के साथ विचार बदलते हैं उनके, और वो उनके आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो भी बदलती है, समझकर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। जी हाँ, और उनकी समस्याओं को समझा जाए, उसे दूर करने की कोशिश की जाए और उनका अधिकतम सदुपयोग किया जाए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं दिवस इसीलिए होते हैं। तो भाई ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी युवा साथियों को। धन्यवाद। और आपको भी शुभकामनाएं। हमें भी धन्यवाद दिवस की। हमें भी धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद और उनका भी धन्यवाद। तो युवा दिवस है, युवाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हमने एक समस्या, जो नई समस्या पर हम बात करने वाले हैं। क्या ये केवल युवाओं की है? नहीं, युवा बेचारे क्या है, अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले लेते, तो हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारी समस्या है, लेकिन समस्याएं तो सबकी हो चुकी है ये, या कह सकते हैं ये तो बहुत लंबे समय से चली आ रही समस्या है जो वर्ल्ड फेमस हो सकती है। वर्ल्ड फेमस थी पहले भी, लेकिन अब समझ में आ रहा है लोगों को। तो नेहा ऐसा करते हैं कि एक पहले गीत सुनते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे, FOMO के बारे में, है ना।
जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से झूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। शाम का रंगी शोक नजारा और बेचारा ये दिल, ढूंढ के हारा कोई सहारा पर ना मिली मंजिल। शाम का रंगी शोक नजारा और बेचारा ये दिल, ढूंढ के हारा कोई सहारा पर ना मिली मंजिल। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हेलो। घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हेलो। घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। तो प्यारी बुआ जी, अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत सुनवा दिए और सोचिए कि इसमें सारी बातें आ गई कि दुनिया भर में हम घूम लेते हैं बैठे बैठे अपने फोन के जरिए। और सोचते हैं कि भाई जवानी का जोश है, हम जहाँ निकलेंगे हम धूम मचा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर वो अचानक से दिमाग में आता है कितने अकेले हैं हम। यही तो हम कह रहे हैं कि आप जब अकेले होते हैं तब आप अपने साथ होते हैं, और अपने साथ अब आजकल अकेले भी नहीं रह पाते। फोन एकदम हाथ में और पूरी दुनिया बिल्कुल मुट्ठी में। हाँ, है ना? तो कह सकते हैं एक ऐसा मित्र है जो हमारा शत्रु भी बन सकता है कभी। अरे बन गया है भाई, बन गया है। लेकिन अभी देखो ना, कभी कभी मित्र बन जाता है जब अच्छी बातें हो जाती हैं। अरे सही से इस्तेमाल करो तब, नहीं तो फिर वही है कि बस आपको तंग ही करता रहता है। अक्सर देखो हम तो भैया जब फोन उठाते हैं तो कोई देखना कुछ होता है, कुछ और 10 चीज देख के वापस। हाँ, और वो काम वहीं के वहीं। बिल्कुल ऐसा है ना? होता है। पूरा समय ऐसा उड़ जाता है पंख लगाकर। हम कहते हैं ना दोस्तों के साथ तो समय का पता ही नहीं चलता। तो ये एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ तो समय का वाकई पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा है नेहा बिटिया कि इससे ना मन हल्का नहीं होता। दोस्तों से बात करके जो मन हल्का होता है, कुछ बतिया लो, बोल लो, थोड़ा मुंह चल जाए, जबान चल जाए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बस आंखें खराब होती हैं। लेकिन खराब होती है, मन कभी कभी खराब होता है। कभी कभी अरे बहुत ज्यादा। ये जो फोमो है ना,
हाँ, इसका बताओ पहले पूरा नाम। फोमो का अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फियर कि ऑफ, जी इस हाँ। बात का डर कि हमसे कोई चीजें छूट रही हैं, हमसे जी बहुत सी हाँ, चीजें कुछ हैं इसका बिल्कुल सही मायने तो यही है। और खास तौर से ये जब हम फोन देखते हैं ना, तो ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि हमें लगता है कि बस सबसे ज्यादा दुखी अकेले हम हैं, बाकी सब लोग घूम रहे हैं, मजे मार रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। बिल्कुल, है ना? और रहा सा बात जो है ये सोशल मीडिया जब आ गई है, तो बस सोशल मीडिया में सब अपनी अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं। ज्यादातर तो खुशी वाली तस्वीरें ही पोस्ट करते हैं। बिल्कुल। कि भाई देखो यहाँ घूम के आ गए हम, हाँ, और बिल्कुल। यहाँ चले गए, यहाँ खाना खाया हमने, ये हाँ। खाना खाया हमने, ये किया वो किया, तो इस तरह से बहुत सारी खुशियां खुशियां बस चारों तरफ रहती हैं। बिखेर देते हैं सोशल मीडिया में अपने लिए, लेकिन बाकी सबके लिए वो गम का सबब बन जाता है। ये बाद में हम सोचते भी नहीं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो डाल रहे हैं नेहा ना ये पोस्ट, हो सकता है आज उनके घर में झगड़ा हुआ हो, बड़े दुखी हो, लेकिन अपने को खुश करने के लिए उन्होंने डाला और आप भी दुखी हो गए फिर से। और आपने ये सोचा, आपने भी बड़ी अच्छी से तरह से खाना वाना खाया है। हाँ। हो सकता है जिसने खाने की फोटो लगाई है उससे खाना नहीं मिला, तो उसने सोचा चलो फोटो ही लगा देते हैं। आज हो सकता है भूखा ही हो, है ना? हाँ, लेकिन आप जो ये खा रहे हैं आपको उसका पूरा रस चला गया। पूरा रस चला गया। तो ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि हम किसी चीज से वंचित हो रहे हैं, हमें जी। कुछ छूट रहा है हमसे। ये भय बना रहता है जब हमारे हाथ में फोन रहता है या हम सोशल मीडिया जो है वो तलाश कर रहे होते हैं, उसमें गोते लगा रहे होते हैं, है ना? तो हमें ऐसा लगता है कि जो सारी दुनिया है वो दुनिया भर में घूम रही है, वो बहुत खुश है, अपने परिवार के साथ इतना खुश है, दोस्तों के साथ वो बड़े मजे कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उनकी इतनी अच्छी जॉब है, वो इतना अच्छा काम करते हैं, उन्हें कुछ करना ही नहीं होता है, बस जाते हैं सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग जो वीडियोस बनाते हैं उनको देखकर हम सोचते हैं कि इन्हें तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल। गाने में डांस करना है, लगा देना वीडियो, और इतने उनके लाइक्स हो गए, इतने उनके कमेंट्स आ गए। अरे हाँ, ये बात बहुत बड़ी और मजेदार है। पहला तो आप इस बात से परेशान होते हैं कि भाई देखो ये वहां घूमने चले गए और हम गए नहीं, अरे 6 महीने से नहीं गए, और हो सकता है वो 2 साल पहले पुरानी फोटो हो। हाँ, है तो ना? जैसे ही वो फोटो लगाते हैं आप पूछते कहाँ कहाँ कहाँ, तो वो बताते हैं कि भाई हाँ बता देते हैं यहाँ की तस्वीर है, वो ये नहीं बताते कि पुरानी है। हाँ, ये तो आप पूछेंगे तब ना। वो कहेंगे कहाँ की है, तो कह देंगे हाँ गोवा की है। कह देंगे कि हाँ हम पुरी गए हैं घूमने, बस पुरी की है, बस ये तो नहीं कहा कि अभी मन ही गए मन हैं। उन्हें पूरी पहुंचा देते हैं, और आप सोचते हैं कि वो समुद्र में कैसे उसने किया होगा, कैसे उसने वो मंदिर देखा होगा, जी। कैसे उसे सब चीजें दिख गई जो हम सिर्फ सोच रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और एक बात और है नेहा, जैसे कि हमारे अगर हमने एक सोशल मीडिया देखा, मान लो जैसे तुम्हारी फोटो है कहीं घूमने जाने की, ऐसे हमने 10 लोगों की देख ली, हाँ। तो हमें लगा कि सब लोग बस एक के पीछे एक घूम ही रहे हैं। जी। हो ठीक है, तुमने हो सकता है अभी की डाली हो, और हो सकता है कि तुम 5 साल बाद गई हो सकता है 10 साल बाद गई हो, लेकिन हमें लग रहा है कि 10 लोग घूम रहे हैं। तो देखो ये जो संख्या बढ़ जाती है, जी। वो कहीं ना कहीं दिमाग पर असर डालती है और तनाव पैदा करती है, और हम दबाव में आ जाते हैं, है ना? और हमें ऐसा लगता है कि हम तो कहीं घूमे ही नहीं, बिल्कुल। सारे और के सारे ये सब पहाड़ों पर जा रहे, तो अब हमें समुद्र पसंद है, फिर भी हम चाहेंगे कि हम एक बार पहाड़ में जाएं। हाँ। एक तस्वीर तो चाहिए पहाड़ वाली, हाँ, हमें दिखाई दे कि ऐसा नहीं है केवल तुम लोग जा सकते हो, हम भी जा सकते हैं। तो ये जो वाली बात है ये तो अपनी जगह है। दूसरी एक बात और है इससे जुड़ी हुई, जो तुमने कहा कि इतनी पसंद लोगों की आ गई, उसमें इतने लोगों के कमेंट्स आ गए और उन्होंने जवाब दे दिया और बड़ी तारीफ लिख दी, तो आप फिर पलट के देखते हैं कि अच्छा पिछली पोस्ट जो हमने डाली थी उसमें कितने लाइक्स थे, कितने कमेंट्स थे, और फिर आपको लगता है अरे हमारे चाहने वाले बस इतने ही कम हैं, इतने कम हैं, और फलां के इतने ज्यादा। और जैसे जैसे उसका जब नंबर बढ़ता जाता है तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, आपका तनाव बढ़ता है। जी। तो आप एक तरह से वो एक अलग काम करने लगते हैं। आपको लगता है कि उसने इस तरह से तस्वीर लगाई थी तो इतने लाइक्स आए और इतने कमेंट्स आए, बिल्कुल। तो अब मैं भी ऐसी वाली तस्वीर ही लगाती हूँ, तो इससे शायद मुझे भी इस तरह के कमेंट्स आए, लाइक्स आए, बिल्कुल। या मैं भी इसी तरह की बातें लिखूंगी जी, जो हाँ। लोगों को ज्यादा पसंद आती। हाँ। तो आप मन की नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि लोकप्रियता बढ़े किसी भी तरह से। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं हमें मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव होता है, और कहीं ना कहीं दिखावे वाली बात भी होती है। ये इन सारी भावनाएं पहले भी शायद होती थी नेहा, हमें लगता है, लेकिन एक दायरा थोड़ा सीमित था, हमारे आसपास के लोग या हमारे परिवार के लोग या हमारे मित्र जो दूर हैं, सिर्फ उनके बारे में हम जानते थे, है ना? और अब तो हम सारी दुनिया के लोगों के बारे में जानते हैं, यहाँ तक कि जो सितारे हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनसे भी हम कई बार होड़ में लग जाते हैं। बिल्कुल होड़ लग रहे हैं, नहीं वो कर रहे हैं तो हमारा कपड़ा ऐसा क्यों नहीं है, या ऐसी गाड़ी हमारे पास क्यों नहीं है, ऐसा चश्मा क्यों नहीं है, और क्यों नहीं हो सकता। तो ये भावनाएं मन में आती हैं। और उसके साथ साथ एक बात और है, जो हमने कहा सीमित दायरा, तो आप यूं समझिए अनुपात, हमें ऐसा लगता है अगर हम मोटे तौर पर देखें नेहा, कि अगर हम पहले 10 लोगों से कहीं ना कहीं प्रभावित थे, या कहीं ना कहीं मन में ऐसी थी कि
कल्पना कि हम ऐसे हों या हमारे पास ये नहीं है, ये हीन भावना कहीं थी, तो आज वो 1,000 या 10,000 तक पहुंच गई है। जी। और कुछ ऐसे लोग, चलो सेलिब्रिटी तुमने कहा, कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, उनकी भी फोटो देखकर हमें लगता है काश हमारा ऐसा होता घर, या हमारे बच्चे ऐसे कपड़े जी। पहनते, है ना, ऐसा लगता है। तो वो पूरे वक्त हमारे मन में ये चीज बनी रहती कि हमारे पास क्या क्या नहीं है, जी। ये चीजें हमारे पास नहीं है। अब हमें भले ही आज एक नया कपड़ा लिया हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम ये सोचेंगे उसके पास जो वो वाला कुर्ता है वैसा वाला तो नहीं है, वैसा नहीं तो है। वैसा लेंगे, तब तक दूसरे ने भी शायद किसी और का देखकर उसने भी कुछ अलग जी। ले लिया है, तो हम फिर इससे, तो एक तरह से एक चक्र है जी। जो कभी समाप्त नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से कुछ ना कुछ चीजें लेगा, कुछ ना कुछ चीजों, नई चीजें लेंगे या अलग तरह से जिएंगे, वो अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जाएंगे। लेकिन हम पूरे टाइम ये अगर सोचेंगे कि हमें भी तो वहीं जाना है, हमें भी तो ये करना है, तो फिर तो हो गई बात। बिल्कुल नेहा, यही हम कह रहे हैं कि देखो ये तो जो चक्र है कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो पहले एक थोड़ा सा गीत सुन लेते हैं, तो थोड़ा सा शायद तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि बड़ा प्रेशर हो रहा है। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। सोचने सुनार की एक ही जनाब की, सोचने सुनार की एक ही जनाब की, आपसे खुदा पनाह मांग ले, हो सके तो वो गले में टांग ले, आपका नमूना कैसे बन गया, तालियां 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 तालियां, दिल की तालियां बजाइए, मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। चाहिए करार तो बेकरार कीजिए, चाहिए करार तो बेकरार कीजिए, चाहने के कायदे अजीब हैं, दूर हो के देखिए करीब है, देखिए तो रूठ कर मनाइए, आइए आइए आइए, एक बार पास आइए, मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। तो बुआ जी मुस्कुराइए। बिल्कुल मुस्कुराएंगे, क्योंकि जो हमें फोटो डालना होगा ना सोशल मीडिया में, सिर्फ उसी में मुस्कुराएंगे, बाकी पता नहीं मालूम। क्योंकि हमारी साथी बहुत अच्छा लिख रही हैं, देखो, सोशल मीडिया इज लाइक वी विल शो ओनली दैट व्हाट वी वांट टू शो, जो हम चाहते हैं सिर्फ वो ही दिखाते हैं सोशल मीडिया में। हालांकि अगर इसके पीछे हम जाएं, सच में देखें सच्चाई, तो हम देखेंगे कि जो सारी मुश्किल भरी बातें ही दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है, मतलब दोनों चीजें दिखाई देंगी, मेरा मानना है। लेकिन फिर भी, और ये बात हमारे यूथ को जानना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया जरूरी है,
बट उससे अपनी लाइफ में आपके मन पे हावी न होने दें। और एक लाइन इन्होंने बहुत बढ़िया लिखी है, इन्होंने लिखा है वर्चुअल से ज्यादा एक्चुअल बने। तो यानी कि कल्पना में ना उड़े, जो सच्चाई है उसको देखें। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो सोशल मीडिया पर चीजें आती हैं वो छन छन कर आती हैं। और हमने जो अड़ोस पड़ोस दोस्तों की बात की थी ना, उसका हम अच्छा बुरा सब पता होता था। हाँ, हमें पता होता है कि भाई वो देखो अभी मार खा के आया घर से, तो हमें ये पता होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी सी जो खुशी आ जाती है ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, हम अभी फिलहाल हम खुद की तरफ से कह रहे हैं, तो हमें पता होता है हाँ बड़ा हीरो बन के घूम रहे हो, अभी तो मार खा रहे थे। हाँ, या अभी दिखा रहे टॉप किया है, लेकिन हाँ कक्षा 6 में फेल हुए थे, या नंबर बहुत कम आया था। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक सबक के तौर पर हमें खुशी देती हैं, या हम अपने मन को ढाढ़स देते हैं, दिलासा देते हैं कि अच्छा हम असफल हुए तो ऐसा नहीं है, वो भी था और आज वो सफल है तो हम भी सफल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो खुशी वाली बात नेहा जो है वो इसीलिए ऐसी तुमको लगती है कि ये एक हमें कहीं से दिलासा भी देती है कि अरे नहीं आज कम नंबर आया तो कल अच्छा भी आएगा, और यहीं पर जिंदगी खत्म नहीं हो गई। जैसे कि हमने 2 दूनी 4 का गाना सुना ना, तो वैसे 2 दूनी 4 जिंदगी में चलते हमें पता होता है किसी ना किसी दिन हमारी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और हम भी आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ। और अपने जो साथ होते हैं वो बोलते भी हैं इस तरह से, बिल्कुल, कि बढ़िए आगे बढ़ो, हम साथ हैं तुम्हारे, हम साथ हैं तुम्हारे। तो लेकिन ये जो सोशल मीडिया वाला मामला है वो कहीं से आपकी हौसला अफजाई नहीं करता। आप सिर्फ वो पहलू देखते हैं जो वो खुशनुमा पहलू अपने दिखाना चाहते हैं, और हम दुखी होते जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसा होता भी है कई बार, अगर कोई दुखी अपनी तस्वीर लगा दे, या वो कोई थोड़ा बीमार और उसने बीमार वाली तस्वीर अपनी लगा दी, अगर उसने प्रोफाइल पिक्चर बना दी उसको, तो सब उसको टोकने लगते हैं कि भाई तुम बहुत बीमार दिख रहे हो, बदल दो इसको, बदल दो इसको, दुबली क्यों दिख रही हो। हाँ, तो उसको सबसे पहले वो लग जाते हैं कि आप इसे बदल दीजिए, इतने कमेंट्स आते हैं कि बदल दीजिए क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई सब, जैसे हम अपनी खुशी वाली तस्वीर दिखाते कि भाई मुस्कुरा क्यों नहीं रहे उसमें, आप इसमें बीमार क्यों दिख रहे हो, आपके नीचे काले घेरे दिख रहे हैं, तो आप इसे बदल दीजिए। जी। तो जो अच्छी वाली तस्वीर है वही आप लगाइए, जो खुशी की चीजें हैं वो आप बताइए, आप दुख वगैरह मत जाहिर कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि सबके सामने मत बताइए बे दुख। हाँ, ये है। लेकिन सोशल मीडिया वाली बात पे हम सारी बातें कर रहे हैं फोमो की, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आप उसकी रियलिटी को नहीं जानते, सच्चाई क्या है इस दृश्य के पीछे की। ठीक है, हमने जैसे पहले भी कहा कि अगर घूमने कोई गया है तो हो सकता है वो 10 साल बाद गया हो, 5 साल बाद गया हो, या आज गया हो सकता है आगे 5 साल तक वो न जा सके। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह खुशी है, सब ताने बाने एक साथ चलते हैं, गम और खुशी सब साथ साथ चलते हैं। तो आप ऐसे दुखी ना हो, और बराबर जैसा हम लोग कहते हैं ना कि आप अपनी तरफ देखें, आप क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, हम देखकर खुश रहें। ये फोमो से बचने का सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि आप अपने जो मित्र हैं जिनसे आप जाके शारीरिक तौर पर मिल सकते हैं, या इन दिनों अगर आप ज्यादा मिलना मना है तो आप फोन पे बात कर सकते हैं उनसे कि भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जो खुलकर अपने मन की बातें आपको बता दें। कि वो परेशान है तो बता दें, आप परेशान है तो उन्हें बता दें। बिल्कुल। ऐसे दोस्तों से मिलिए, और हम तो ये कहेंगे अपनी एक लिस्ट बनाइए कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, और कौन कौन सी, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि शरीर में क्या क्या चीजें वो भी अनमोल है। जी हाँ, बिल्कुल अनमोल है। तो एक एक अंग को समझें कि हमारे पास क्या क्या है, और ये हमसे कोई ले नहीं सकता। खास बात ये है, और किस तरह से हमारी पूरी जिंदगी में इनका मतलब अहमियत रखते हैं, हिस्सा है हमारी जिंदगी का, इनकी वजह से हम जिंदा हैं और बहुत बहुत कुछ कर पा रहे हैं। और भौतिक चीजों की भी बात करें तो वो भी लिख सकते हैं, आपने कहाँ कहाँ यात्राएं की हैं, आप जो छोटी छोटी जगहों पर भी गए हैं, गाँव में भी कहाँ कहाँ गए हैं, आपको क्या क्या अनुभव हुए, बिल्कुल। अगर आप वो भी लिखने बैठेंगे, मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर भी लिखने बैठेंगे तो बहुत से लोग फोमो के शिकार हो जाएंगे उससे देखकर, पर आप खुद अगर अपनी किसी कॉपी पेन लेकर बैठिए, या टाइप भी कर रहे हैं, तो आप अगर वो लिखने बैठते हैं कि आपको कैसा लगता है, आप कहीं गए थे तो आपको कैसा अनुभव हुआ था, दादी नानी से आप जब मिले थे तो कैसा लगा था, वो सब भी लिखने लगते हैं, तो आपके अंदर एक खुशी आने लगती है। खुशी आने लगती है। और नेहा, ये हमारा दावा है कि आपको इतना ज्यादा समय लग जाएगा और आपको लगेगा अच्छा हमारे पास ये इतनी लंबी कहानी है, ये खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, भले ही सखी सहेली का समय खत्म हो जाएगा, है ना बुआ जी। यही हो गया है कि अभी हमें फोमो हो रहा है क्योंकि समय खत्म हो गया। सबके पास समय होता है, हमारे पास नहीं होता। जी हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि जब समय हो जाता है तो हमें भागना पड़ता है। बिल्कुल, तो भागते हैं। सखी सहेली से नेहा शर्मा और प्यारी बुआ को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।